नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या हजारों साल पहले के जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें आज के विज्ञान, खासकर ये जो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी है, इसके रहस्य छिपे हो सकते हैं? ये सवाल तो हमेशा से रहा है। हाँ, तो आज हम एक लेख है वैदिक तत्व, अग्नि, विद्युत और ऊर्जा, उसके कुछ हिस्सों को देखेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्राचीन भारत में अग्नि को सिर्फ मतलब जलती हुई आग नहीं माना गया, सही। बल्कि उसे सृष्टि की एक फंडामेंटल एनर्जी, यहाँ तक कि बिजली से भी जोड़ा गया। बिल्कुल। और ये लेख शुरू में ही ये बात साफ करता है कि वैदिक संदर्भ में अग्नि का अर्थ सिर्फ वो आग नहीं है जो हम जलाते हैं। हाँ, उसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा। इसमें रोशनी है, गर्मी है, जिसे हम आज शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। अच्छा। और यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिकली चार्ज तरंगे हैं, वो भी अग्नि के तहत ही आती हैं, ऐसा लेख का कहना है। ये अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है ना, कि आग के साथ ऊर्जा के ये सारे रूप सब अग्नि कहला रहे हैं। हाँ, और बात यहीं नहीं रुकती, लेख एक कदम और आगे जाता है। क्या कहता है? वो कहता है कि जब बिजली अपने दो रूपों में प्रकट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तो वो भी असल में अग्नि तत्व का ही एक पहलू है। और दिलचस्प बात यह है कि इस नजरिए में शायद, मैं कहूंगा शायद, आधुनिक विज्ञान के जो मूल कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनकी भी झलक मिलती है। ओ, तो ये कणों के बारे में और क्या बताता है? जैसे आपने कहा पॉजिटिव, नेगेटिव। हाँ, लेख में जिक्र है कि जो नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं, उन्हें सौम्य कहा गया है। सौम्य मतलब जिनमें मरुत रश्मियों की प्रधानता हो। शायद इसे आप एक तरह की शांत या ठंडी ऊर्जा समझ सकते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव वाले? और जो पॉजिटिव चार्ज वाले कण हैं, उन्हें आग्नेय कहा गया है। आग्नेय मतलब अग्नि से संबंधित। अच्छा। इनमें अग्नि या प्राण रश्मियों की प्रधानता होती है, यानी ज्यादा एक्टिव या जीवन देने वाली ऊर्जा। तो ये सौम्य और आग्नेय, ये दोनों ही अग्नि तत्व का हिस्सा हैं। हाँ, लेख के अनुसार ये दोनों ही प्रकार के कण अग्नि महाभूत के अंतर्गत आते हैं। अग्नि महाभूत मतलब वो मौलिक तत्व जिसे वेद सृष्टि के 5 मूल तत्वों में से एक मानते हैं। और ये खास तौर पे ऊर्जा, परिवर्तन, रूपांतरण, इन सब चीजों से जुड़ा है। ये विचार तो काफी गहरा है। और लेख आगे ये भी कहता है, अगर मैं सही समझ रही हूँ, कि दुनिया की हर चीज, हर कण में बिजली है। बिल्कुल, हर दिखने वाले पदार्थ के कण कण में, चाहे वो कण चार्ज्ड हो या न्यूट्रल। अच्छा। और इसी अंदरूनी बिजली की वजह से चीजों में उनके गुण आते हैं, जैसे उनका रूप, गर्मी पैदा करने की क्षमता जिसे दाह कहा गया है, रफ्तार या वेग, चमक यानी प्रकाश, चीजों को काटने या भेदने की क्षमता, छेदन, थामे रखने की क्षमता, धारण, और आकर्षण और प्रतिकर्षण मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये तो बहुत सारे गुण हो गए। हाँ, लेख में ऋषि दयानंद सरस्वती द्वारा बताया गया अग्नि के 8 गुणों का जिक्र है, और उन्हें इसी अंदरूनी बिजली के संदर्भ में देखा गया है। तो मतलब इस व्याख्या के अनुसार ये बिजली ही सब कुछ चला रही है, चीजों का बनना, चलना, दिखना, सब। काफी हद तक लेख यही कहता है कि ये सभी पदार्थों की उत्पत्ति, संचालन और प्रकाशन का कारण है। यहाँ तक कि कण आपस में कैसे जुड़ते हैं, उसमें भी इसी बिजली की भूमिका है। और एक बात और थी जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, ग्रेविटी के बारे में। हाँ, वो एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी दावा है। क्या है वो? लेख कहता है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, वो भी बिजली का ही एक खास रूप है। उसे वैकुंठ इंद्र कहा गया है। वैकुंठ इंद्र? हाँ, और इसे यूनिफाइड फोर्स के विचार से जोड़ा गया है। यूनिफाइड फोर्स मतलब वो सिद्धांत की प्रकृति की सारी मूल शक्तियां एक ही स्रोत से आई हैं। बिल्कुल, जैसे ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, शायद वो एक ही चीज के अलग अलग रूप हों। ये तो वो सवाल है जिस पर आज की फिजिक्स भी सिर खपा रही है। वाकई ये तो कमाल की बात है अगर ऐसा सोचा गया था। हाँ, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सारी जानकारी हमें उस स्रोत लेख से मिल रही है। हम यहाँ सिर्फ उसमें जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। हम न तो इसका समर्थन कर रहे हैं, न खंडन, सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल। और लेख में दूसरे प्राचीन ग्रंथों का भी जिक्र है, जैसे वैशेषिक दर्शन और ऐतरेय आरण्यक। हाँ, वो क्या कहते हैं? उनके अनुसार अग्नि से रूप यानी फॉर्म और स्पर्श यानी टच या जुड़ाव, बंधन, ये गुण आते हैं। और दूसरे ऋषियों ने भी अग्नि के बारे में कुछ कहा है? हाँ, कई ऋषियों का जिक्र है, जैसे महर्षि यास्क। वो अग्नि को अग्रणी कहते हैं, मतलब आगे ले जाने वाला। अच्छा। चीजों को जोड़ने के लिए जरूरी, सुखाने वाला, ढोने वाला यानी वाहक, चीजों को प्रकट करने वाला
और हाँ, जलाने वाला भी। और आयुर्वेद के नजरिए से? महर्षि सुश्रुत का मत दिया गया है। वो इसे सत्व रजस प्रधान मानते हैं। सत्व रजस, इसका क्या मतलब हुआ? सत्व मतलब प्रकाश, ज्ञान, संतुलन। रजस मतलब क्रिया, गति, ऊर्जा। तो जिसमें प्रकाश और क्रिया दोनों की प्रधानता हो। तो मतलब अलग अलग ऋषियों ने अग्नि के अलग अलग पहलुओं पर जोर दिया है। हाँ, ऐसा लगता है एक ही तत्व के कितने सारे गुण और कार्य बताए गए हैं। ये वाकई दिलचस्प है। लेकिन आज के विज्ञान से इसका कोई कनेक्शन, या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं? इसी पॉइंट पर लेख थोड़ा आधुनिक विज्ञान की सीमाओं की तरफ भी इशारा करता है। कैसे? उसमें एक बहुत बड़े भौतिक विज्ञानी हुए रिचर्ड फेनमैन, उनके कथन दिए गए हैं। ओ, फेनमैन, हाँ। फेनमैन ने खुद माना था कि हम आज भी पूरी तरह से नहीं जानते कि बिजली के नियम क्या हैं। उनका एक कोट है, We could say that we do not yet know the laws of electricity. और ऊर्जा के बारे में भी उन्होंने कहा था, It is important to realize that in physics today we have no knowledge of what energy is. मतलब हमें पता ही नहीं कि ऊर्जा असल में है क्या। ये तो बहुत बड़ी बात है, फेनमैन जैसे वैज्ञानिक का ये कहना। बिल्कुल। तो लेख इन कथनों के जरिए ये संकेत देता है कि शायद अग्नि तत्व की ये जो प्राचीन, ज्यादा समग्र समझ है, वो हमें ऊर्जा और बिजली के बारे में कुछ नई दिशा दे सकती है। तो अगर हम इसे समेटें, तो इस लेख के मुताबिक वैदिक नजरिए में अग्नि सिर्फ आग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत व्यापक, एक मौलिक तत्व है जिसमें ऊर्जा, बिजली, रोशनी, गर्मी, यहाँ तक कि पदार्थ के मूल कण और उनके गुण सब समाये हुए हैं। सही। और सृष्टि की लगभग हर प्रक्रिया के मूल में इसकी भूमिका बताई गई है। तो आखिर में लेख क्या सवाल छोड़ता है हमारे लिए? हाँ, अंत में लेख एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। वो कहता है कि क्या अग्नि तत्व का ये जो प्राचीन और इतना विस्तृत ज्ञान है, जैसा कि वेद, विज्ञान, आलोकः जैसे ग्रंथों में और भी विस्तार से है, अगर हम उसे गंभीरता से समझें, तो क्या हमें आज जो हम ऊर्जा और बिजली इस्तेमाल करते हैं, उससे जुड़े जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो नुकसान हैं, हाँ, जैसे पर्यावरण पर असर वगैरह, बिल्कुल, तो क्या उन्हें कम करने या उनसे बचने के कुछ नए रास्ते मिल सकते हैं? ऐसे रास्ते जो शायद हमारी मौजूदा साइंटिफिक समझ की पकड़ से बाहर हों। हाँ, बिल्कुल। ये एक विचार है, आगे और खोज करने के लिए, सोचने के लिए एक दिशा।